नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अनिल शाक्य में आप सबका। आज जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो कई माता पिता की बहुत बड़ी समस्या रहती है, बहुत चिंता का विषय रहता है। वो समस्या है बच्चों का बिस्तर गीला कर देना। इसको हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में एन्यूरेसिस बोलते हैं। यानी बच्चा टॉयलेट के अलावा कहीं भी अगर सुसु कर देता है तो उसको एन्यूरेसिस बोलते हैं। और वही बच्चा अगर रात को बिस्तर पर करता है तो उसको नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस बोलते हैं। अमूमन बच्चों में 5 साल की उम्र होते होते ब्लैडर कंट्रोल की क्षमता आ जाती है कि वो अपने ब्लैडर पर कंट्रोल करके सुसु टॉयलेट तक जाके कर सकते हैं। लेकिन 15% बच्चों में ये देखा गया है कि उनमें 5 साल के बाद भी ब्लैडर कंट्रोल पूरी तरह नहीं आता। तो 5 साल के बाद में जब ब्लैडर कंट्रोल नहीं आता है तो कुछ एक्सरसाइज होती हैं, कुछ ट्रीटमेंट होता है जिनके द्वारा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ एक यानी कि 0.5 to 1% बच्चे ऐसे रहते हैं एडोलेसेंट एज तक भी इस चीज़ को सफ़र करते हैं। ये दो तरह का होता है, एक प्राइमरी एन्यूरेसिस, एक सेकेंडरी एन्यूरेसिस। प्राइमरी एन्यूरेसिस में जो हमको देखने को मिलता है वही रहता है कि बच्चा रिपीटेडली सुसु करता है ऐसी जगह जहां उसे नहीं करना चाहिए और 3 महीने तक अगर लगातार करता है तो हम उसको प्राइमरी एन्यूरेसिस बोलते हैं। इसके जो कुछ कारण रहते हैं वो एक तो स्लीपिंग डिसऑर्डर, यानी कि बच्चा नींद पूरी तरह नहीं कर पा रहा है, सो नहीं पा रहा है या नींद में डर रहा है। जेनेटिक डिसऑर्डर और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और रिड्यूस्ड एडीएच सिक्रेशन, यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो ब्लैडर कंट्रोल में सहायक होता है। इसके बाद सेकेंडरी कॉजेज जो रहते हैं, सेकेंडरी कॉजेज में क्या रहता है कि बच्चे को 5 साल का होने तक ब्लैडर कंट्रोल आ जाता है, लेकिन कुछ महीने ब्लैडर कंट्रोल करने के बाद वो दोबारा फिर वो बिस्तर गीला करना शुरू करता है। तो इसको हम सेकेंडरी एन्यूरेसिस बोलते हैं। इसके कारण इमेच्योर टॉयलेट ट्रेनिंग होता है, यानी कि हम बच्चे को, जैसे बच्चे ने सुसु की इच्छा जाहिर किया, हमने काम में लगे हुए बच्चे को टॉयलेट तक नहीं ले जा पाए, नहीं करा पाए, तो उसने अंडरवियर में कर दी, कभी बिस्तर में कर दी। तो इस टाइप से बच्चे को वो चीज़ की हैबिट आ जाती है और उसको हम सेकेंडरी एन्यूरेसिस बोलते हैं। इमेच्योर टॉयलेट ट्रेनिंग के साथ साथ इमोशनल स्ट्रेस, पेरेंट चाइल्ड माइल्ड एडजस्टमेंट, यानी पेरेंट्स और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, और एक जो जेनेटिक डिजीज होती है डायबिटीज मेलिटस या डायबिटीज इंसिपिडस, इनमें से भी कुछ हो सकता है। तो जैसे जैसे हम ये सारे कॉज रूल आउट करेंगे बच्चा हमारा रिकवर होना शुरू हो जाता है। इसमें 2 तरह के मैनेजमेंट रहते हैं, एक बिहेवियरल मैनेजमेंट और एक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। बिहेवियरल मैनेजमेंट में जो हम करते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन सबसे पहले जरूरी। इसमें एक तो डायूरेटिक जो पदार्थ रहते हैं वो बच्चों को हमको ना के बराबर देना चाहिए, जैसे चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, कॉफ़ी है, इस टाइप की चीज़ें जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं उनको नहीं देना चाहिए। उसके साथ साथ जब बच्चा सोने जाता है, जैसे सोने का टाइम उसका रात का 8 बजे का है, तो उससे 2 घंटे पहले से उसको लिक्विड डाइट देना बंद कर दो। खाना खिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, उसके बाद में 2 घंटे बिस्तर पर जाने के पहले उसको लिक्विड डाइट देना बिल्कुल बंद कर दें। चाहे पानी हो, जूस हो, दूध हो, ये चीज़ें नहीं देना। और जब बिस्तर पर जाता है तो एक बार सुसु कराएं उसको। उसके बाद में लगभग हर 3 घंटे में उसको ये चीज़ रिपीट करना है कि उठा के उसको टॉयलेट तक ले जाकर सुसु कराना है, जिससे उसको ब्लैडर हैबिट डेवलप हो जाएगी और ब्लैडर कंट्रोल आ जाएगा। तो ऐसा आपको 3 से 4 महीने करना है, जिससे ये ब्लैडर कंट्रोल आएगा तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगला ब्लैडर एक्सरसाइज उसको कराना है।
जैसे बच्चा सुसु करने के लिए जाता है तो उसको होल्ड कराने की प्रैक्टिस कराएं। होल्ड कैसे करना है, इससे मसल स्ट्रेंथ होगी यूरिनरी ब्लैडर की और उसको यूरिन रोकने में सहायता हो। एक और तरीका होता है अलार्म डिवाइस करके। इसमें एक डिवाइस आता है जो अंडर गारमेंट के अंदर फिट किया जाता है, उसको फिट करके और उसका जो अलार्म रहता है वो बच्चे के बेड साइड हमको रख देना चाहिए। तो जैसे बच्चे का ब्लैडर फिल होगा वो सेंसर इंटीमेट करेगा और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, तो बच्चा जा करके सुसु करके आएगा। तो 3 तरह के बिहेवियरल मैनेजमेंट होते हैं जो हमको बच्चे के अंदर करना चाहिए। और ये सारा करने के बाद भी अगर बच्चा फिर भी आपका बिस्तर गीला कर रहा है या कपड़ों में सुसु कर रहा है तो अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से जाके सलाह लें जो उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सके, जिससे आपके बच्चे की समस्या दूर हो सके। तो जो चीज़ मैंने आपको इसमें बताई हैं उन पर थोड़ा ध्यान दें और बच्चों को डांटना मारना ये सब नहीं करना है, नहीं तो उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है और समस्या खत्म होने में और बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।